नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि यह बैठक 6 दिसंबर को भी होनी थी, लेकिन जिस प्रकार से तमाम सहयोगियों ने बहाना कर दिया या अपनी व्यस्तता की बात कही, जिसको लेकर के कांग्रेस ने इसे आगे खसकाया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से 5 राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव हुए, लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस की जो बुरी तरह हार हुई, उसके बाद उसके जो सहयोगी हैं, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, कहा जा रहा है कि जो 28 दलों का जो गठबंधन है, इसमें सहयोगियों के तेवर जहां अब तल्ख हैं, वहीं कांग्रेस भी समझौते के मूड में नजर नहीं आ रही है। वैसे में जब एनडीए के सहयोगी, एनडीए लगातार कह रही है कि इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन संभव ही नहीं है, कल की बैठक के क्या है मायने। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जनता दरबार के बाद शाम में उनका दिल्ली जाने का प्रोग्राम है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी आज दिल्ली पहुंचेंगे। वैसे में कल की बैठक के क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या समझौता होगा नहीं होगा, सीट शेयरिंग को लेकर कहां बातें फंस सकती है, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी हैं। जयकृष्ण जी, जैसा कि आपको पता है, कल की बैठक को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष के लिए तो ये एक महत्वपूर्ण अवसर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि उम्मीद तो रखनी ही चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन सब कुछ उम्मीद पर ही निर्भर नहीं करता है। आपको उम्मीद को कार्यान्वित करने के लिए, सफल करने के लिए एक बेहतर नीति और साफ नियत की जरूरत होती है। और अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब से ये इंडी गठबंधन बना है, तो इन दोनों चीजों की कमी दिख रही है साफ तौर पर। चाहे बात नीति की करें, एक ही दल का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नीति है। नियत की बात करें तो वो भी इनके वक्तव्य से, इनके कई मसलों पर अपनी बात रखने से जो है साफ दिख रहा है कि नीति में भी, नियत में भी जो है इन लोगों में फर्क है। तो एक चीज तो ये हो गया। अब कल ये बैठ रहे हैं और अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 28 में से 25 दल के नेता बैठेंगे। अब चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, आप जिस सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, वो इन लोगों से काफी मजबूत नजर आ रही है। और उन लोगों का चुनावी अभियान आप देख लीजिए तो विकास कार्यों के प्रचार प्रसार के बहाने ही बड़ी तेजी से चल रहा है। जैसे कि अभी केंद्र सरकार की ओर से संकल्प यात्रा अभियान चल रही है, जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि अब तक क्या कुछ सरकार ने किया और आपको उसका क्या फायदा मिला। जो छूट गए उनके लिए भी काम हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो ग्रामीण स्तर पर वोटर है, वहां तक वो लोग पहुंच रहे हैं। और इस सत्ता को चुनौती देने के लिए जो विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं, अब तक उनके अंदर ये भी तय नहीं है कि भाई इसको लीड कौन करेगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो बाद में तय हो सकते हैं, लेकिन इस अभियान को लीड करने वाला, तमाम दलों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला एक सूत्रधार तो चाहिए। तो यहाँ सूत्र अनेक है, लेकिन उसको धार देने वाला कोई नहीं है, गांठ बांधने को कोई तैयार नहीं है, कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है। और अभी तो एक विषम परिस्थिति आप ये कह लें कि सामने आ गई है कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, उस परिणाम ने इस गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। क्योंकि आप देख लीजिए कि पटना की बैठक में नीतीश कुमार अग्रणी भूमिका में थे, लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ी, आप बेंगलोर गए और मुंबई गए तो वहां पर चौधरी कोई और बन गए। अब जो चौधरी बने, उस चौधरी को ही भारी चुनावी पराजय का सामना करना पड़ा। तो वो निश्चित रूप से उनका मनोबल टूटा। और यही वजह रही कि उस चुनावी जनादेश पर जो है, अगर विपक्षी दलों के बीच संबंध बेहतर होता तो अपने सहयोगी की हार पर जो है कोई इतनी तीखी टिप्पणी नहीं करता। अखिलेश यादव की टिप्पणी ले लीजिए या फिर जदयू के कई नेताओं की टिप्पणी ले लीजिए, ये सारी चीजें बता रही हैं कि आपसी विश्वास की कमी इनके अंदर है। वरना एक सहयोगी का नुकसान हो गया तो दूसरे सहयोगी जो है जले पर नमक छिड़केंगे या मरहम पट्टी करेंगे जी। तो इन्हीं भावनाओं और परिस्थिति के बीच कल ये लोग बैठेंगे। तो अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि एक बार फिर चाय नाश्ता करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाय नाश्ता करेंगे, बातें होंगी। और जो इनके पास पेंडिंग मामले हैं, जैसे कि सीट शेयरिंग की बात है, साझा वो रैली करने की बात है, एक सूत्रधार यानी कह लीजिए संयोजक बनाने की बात है, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर इनको अपना निर्णय लेना है और नेता और जिम्मेवारी तय करनी है। तो ये अगर कल की बैठक में नहीं हुआ
तो फिर एक और बैठक की तारीख तय हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। जयकृष्ण जी, जैसा कि आपने शुरू में कहा, इन लोगों में आपस में विश्वास की कमी है। अगर विश्वास की कमी नहीं रहती तो इतना तो तय है, सारा देश जानता है कि इंडिया गठबंधन को प्लेटफॉर्म पर लाने में इसको आकार जो दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया, तो इसी आधार पर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब संयोजक नहीं बनाया जा सका तो निश्चित तौर पर इन लोगों में आपसी विश्वास की कमी है, और जिसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती यही हुई कि जब नीतीश कुमार, एक उस समय में कहा गया कि भाई नीतीश कुमार मेढक को तराजू पर तौल रहे हैं, लेकिन जी। नीतीश कुमार ने उस काम को करके दिखला दिया कि एक दूसरे से गहरे मतभेद वाले राजनीतिक दल और उनके नेता सब के सब पटना में आए। वो सफल मीटिंग थी और उस सफलता को लेकर के एनडीए खेमे में भी बेचैनी हुई। उसके बाद ही आप देखिए कि एनडीए की भी बैठक हुई दिल्ली में। जी। तो ये था जी। कि असर तो पड़ा, लेकिन दूसरी गलती जो इन लोगों की सबसे बड़ी, कि नीतीश कुमार को ही उस समय में अगर संयोजक बना दिया जाता और जिम्मेवारी दे दी जाती कि आगे क्या कुछ इस गठबंधन की रूपरेखा हो, इसकी नीति कैसे हो, उसको कैसे हम कार्यरूप दें, ग्राउंड लेवल पर जो है वोटरों तक अधिक से अधिक कैसे पहुंचा जाए, ये तमाम चीजें अगर देते तो नीतीश कुमार के पास लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है और उनको बैकअप कर रहे थे लालू प्रसाद। वो भी काफी वरिष्ठ हैं और राजनीतिक, ये चुनावी राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ये दोनों बिहार के बड़े नेता आज स्थिति पूरी तरह से बदल सकते थे और संभव था कि 5 राज्यों के चुनाव पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इन दलों का वहां कुछ है नहीं। सवाल दलों का नहीं होता है, कभी कभी होता है कि जो बड़े नेता एक मंच पर जाते हैं तो वोटरों पर उसका असर पड़ता है। लेकिन उस जंग में तो एक दूसरे के खिलाफ विपक्षी दल लड़ने की तैयारी कर रहे थे, कुछ ने अपने उम्मीदवार भी डाले, फिर वोटरों से कहा कि ये फ्रॉड है, ये चीटर है, ये ठगता है। तो ये सब गलत चीज चला गया। वोटर भी देखे कि ये जब आपस में एकजुट नहीं हो सकते हैं तो ये एकजुट होकर के देश की सत्ता का संचालन कैसे कर सकते हैं। तो आज भी देर नहीं हुई है। आज अगर आप नीतीश कुमार को ये जिम्मेवारी दे दें, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो बिहार के नेता है, मैं बिहारी हूं, मैं तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर कह रहा हूं कि उस नेता को अगर आप जिम्मेवारी दे देते हैं तो आज जो लोग कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं उनको एक सूत्र में पिरोने का और उनको मनाने का और एक प्लेटफॉर्म पर ला करके आगे काम बढ़ाने का जो है, ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बेहतर काम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप देख लीजिए कि कल की बैठक से पहले ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भैया पंजाब में तो सारी सीट पर मैं लड़ूंगा। अब उधर देख लीजिए कि वायनाड से राहुल गांधी जी, केरल में जो वायनाड लोकसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़ते हैं। अब वहां के नेता, वामपंथी नेता कहते हैं कि भाई ये तो भाजपा से जहां सीधी भिड़ंत है वहां कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पाई, ये विपक्षी दलों को लेकर के और राष्ट्रीय राजनीति में क्या कर लेंगे। इनको तो वायनाड भी छोड़ना चाहिए। वायनाड पर हमारा दावा बनता है। जहां तक मेरी जानकारी है सीपीएम के नेता ने ये बात कह दिया। अब आप बताइए कि एक लीडर को सीट देने पर भी जो है आपको ऐतराज है, उसकी क्षमता, उस जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसका पूरे देश में जनाधार है, कम या ज्यादा जो भी हो, तो उस पार्टी की क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में ये लोग कैसे बैठेंगे, कैसे सीट शेयरिंग करेंगे, ये बहुत मुश्किल काम मुझको लगता है। जयकृष्ण जी, आप काफी दिनों से काफी दशक का आपका अनुभव है और यह काफी सीरियस मामला है जिस प्रकार से दोनों का गठबंधन है और जो गठबंधन की जो मीटिंग हो रही है। वैसे में एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि आप मानते हैं कि राहुल गांधी जब जब बोलते हैं तब तब मोदी जी का वोट बढ़ता है? देखिए, एक चीज आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बात तय है कि नकारात्मक राजनीति जो है नुकसान का बड़ा कारण होता है। आप अगर वोटरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो नीति बनाम नीति होनी चाहिए कि मान लीजिए गरीब कल्याण योजना है, केंद्र सरकार कह रही कि मेरी बड़ी उपलब्धि है, हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो विपक्ष के पास इसके लिए एक विकल्प जो है होना ये चाहिए कि आप अगर सत्ता में है तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। अब वो इस मुद्दे को, जिसको गरीब स्वीकार कर रहे हैं, वो गरीब हो ना हो वो अलग विषय है, लेकिन जो लाभान्वित हो रहे हैं वो सरकार के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। तो वहां पर विपक्ष कह रहा है कि इसका मतलब ये देश जो है गरीबों से भरा पड़ा है कि आज भी 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की जरूरत पड़ रही है। तो ये हुआ नकारात्मक राजनीति। तो अब जिनको इसका फायदा मिल रहा है वो विपक्ष के इस नीति या इस वक्तव्य से तो खुश नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो ये है
कि आप आलोचना को ही बहुत बड़ा हथियार मत बनाइए। मान लीजिए विपक्ष जो है, विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन तमाम चीजों पर आलोचना भी सही नीति नहीं मानी जा सकती। आप सरकार को सुझाव दीजिए, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कीजिए, लेकिन सरकार का कोई काम अगर बढ़िया हो रहा है तो आप उसकी भी तारीफ करिए। जी ये हो गई सकारात्मक राजनीति, और इसी से आपको फायदा मिलेगा जो विपक्ष अब तक नहीं कर पा रहा। जयकृष्ण जी, आपको नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो ताकत है, दोनों की जो जोड़ी की जो ताकत है, इसको समझने में इंडिया गठबंधन कांग्रेस भूल कर रही है, सही ढंग से उसको पकड़ नहीं पा रही है? हम ये पिछले जो दिनों जो 3 राज्यों के जो परिणाम आए उस पर कह रहे हैं कि कांग्रेस यदि चाहती तो लालू प्रसाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेताओं को भी ले जा सकती थी चुनाव प्रचार के लिए, और ये लोग भी खुशी खुशी जाते हैं। लेकिन कांग्रेस अहंकार के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण किसी को नहीं ले गई, और परिणाम सबके सामने। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अहंकार जो है, और मतलब खुद में कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमें इन नेताओं की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है कांग्रेस पार्टी की अब तक की राजनीतिक विफलता। जब से 2014 से मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी को अपना ईगो छोड़ना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि हर दल को महत्व और सम्मान देना होगा, चाहे वो क्षेत्रीय दल एक राज्य में सिमटे हों या कुछ इलाकों भर के सिमटे हों। अब आप एनडीए की नीति देख लीजिए, ये लोग आलोचना करते हैं कि भाई ये 38-39 लोगों को बैठा लिए दलों को, और उसमें कई दल ऐसे हैं जिनका एक एमएलए नहीं है, एमएलसी नहीं, एमपी नहीं। सवाल ये नहीं उठता, उसका बीजेपी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि सिर्फ एमएलए एमपी होना ही जनाधार का प्रतीक नहीं हो सकता। किसी क्षेत्र विशेष में उसका जो वोटरों पर प्रभाव है, चाहे वो जिस संदर्भ में हो, तो वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उनको महत्व देते हैं, अपने साथ जोड़कर रखते हैं। यानी वो तिनके तिनके को जोड़कर घोंसला बनाती है, और इनके यहाँ पैमाना होता है कि एमएलए कितने हैं, एमपी कितने हैं। तो ये सारी चीजें जो है अच्छा संकेत नहीं देती। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक उदाहरण ले लीजिए लोजपा रामविलास का। आज लोजपा रामविलास के पास जो है कितने एमएलए हैं? अगर बिहार की मैं बात करूं, एक भी नहीं। एमएलसी कितने हैं? एक भी नहीं। एमपी कितने हैं? तो स्वयं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, लेकिन उनका प्रभाव तो बिहार में दिखता है, उनके जनसभा में लोग जुटते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि नेता और दल प्रभावकारी होता है, उनको सम्मान और अहमियत मिलनी चाहिए, दी जानी चाहिए, तभी बात बनेगी। और हम ये सोच लें कि मेरे पास 20 एमएलए हैं, 10 एमपी हैं, इसलिए मैं ताकतवर हूं, उसके पास एक भी नहीं है तो वो कमजोर है। कांग्रेस पार्टी यही गलती करती है, और इसी गलती की वजह से वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। एक चीज आप मानेंगे कि कल की बैठक में यदि जिस प्रकार से एनडीए की तरफ से सीधा सीधी है, चाहे विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का, मोदी के चेहरे पर लड़ना है, वैसे में अगर इंडिया गठबंधन अपना चेहरा लाए कि फलाने व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, तब इस गठबंधन का सही स्वरूप तय हो पाएगा, इसका सही जो अर्थ है वो हो पाएगा, और सही अर्थों में मोदी को टक्कर दे पाएगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती यही सवाल है कि इंडिया गठबंधन जिन दलों को लेकर के स्वरूप लिए हुए है, उसमें इस सवाल का जवाब ढूंढना ही मुश्किल है जी। इसलिए कि यहाँ पर कोई किसी से अपने को कम नहीं समझता है, और अगर ये नाम, अगर किसी एक नेता का नाम इन्होंने आगे रख दिया तो बाकी बिरकेंगे कि मैं उनसे कमजोर थोड़ी हूँ। क्योंकि आप इसमें देख लीजिए तो जितने दल अब तक शामिल हैं, उसमें आप कांग्रेस को छोड़ करके बाकी जो भी दल हैं, आम आदमी पार्टी को मैं अपवाद के रूप में रखता हूं, क्योंकि वो दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है और कई राज्यों में जो भी है, थोड़ा बहुत जनाधार तो है ही, लेकिन बाकी सब जो है राज्य विशेष की पार्टियां हैं, उनका अपने राज्य के अलावा दूसरे जगह आधार नहीं है, लेकिन दावेदारी उनकी जबरदस्त है। अब तृणमूल कांग्रेस बंगाल तक ही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, अब वो जो है सीरियस कैंडिडेट है कि भाई मैं राष्ट्रीय नेता हूं। लालू प्रसाद तो खैर वे इसमें होड़ में है ही नहीं, लेकिन नीतीश कुमार तो है कि मैं भी राष्ट्रीय नेता हूं। अभी एक बात आई थी कि बनारस में रैली करना चाह रहे हैं, और वो एक उनके दल के नेता श्रवण कुमार मंत्री है, उन्होंने कहा कि भाई फूलपुर जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़े थे, वहां की जनता की इच्छा है कि नीतीश जी यहाँ से लोकसभा लड़े जी। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये है कि भाई मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं और मैं भी इस रेस में हूं। यह और बात है कि बार बार नीतीश कुमार इस बात को खारिज करते हैं
कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, मैं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं, ये बात वो बार जी बार कहते हैं। जी। लेकिन अंदर की बात जो है वो यही है। जी जयकृष्ण जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के इसलिए कर रहे हैं, हम लगातार कहते आए हैं कि देश की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की बुद्धि भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बिहार में आकर के समाप्त हो जाती है, नहीं चलती है। देश की राजनीति में नीतीश कुमार ऐसा नाम कि इतने सालों तक, कई दशक तक देश की राजनीति में रहने के बावजूद आज तक व्यक्तिगत तौर पर एक दाग नहीं लग सका। वैसे में आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर इंडिया गठबंधन संयोजक बना दे, आपसी बैर भाव भुला करके बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामने कर दे, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है? क्योंकि पूरे देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा कुछ कर सकते हैं, ऐसा लोगों को विश्वास है। और लालू प्रसाद यादव जो कि विरोधियों को एक साथ ला सकते हैं, इन्हीं दोनों का प्रयास था कि एक दूसरे के धुर विरोधी एक मंच पर आ सके। बिल्कुल सही, यही बात मैं कह रहा हूं कि अभी जिस स्थिति में इंडिया गठबंधन है, उसमें जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ मनमुटाव की स्थिति दिख रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी दो ही नेता ऐसे हैं जो बिगड़ी हुई बात को बना सकते हैं। वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद। नीतीश कुमार, आपने सही कहा कि निर्विवाद चेहरा, अभी जितने चेहरे हैं या कथित तौर पर दावेदार माने जाते हैं प्रधानमंत्री पद के, उसमें नीतीश कुमार ही ऐसे चेहरा है जिनके नाम पर मुझे नहीं लगता है कि किसी को असहमति हो सकती। पहली चीज। दूसरी चीज है कि जो सबसे विवादास्पद पहलू है इस गठबंधन में, वो है सीट शेयरिंग। तो सीट शेयरिंग में लालू प्रसाद का जो लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और लगभग सभी दलों में उनकी स्वीकार्यता आज भी है और उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है, वो भी जो गुटबाजी वगैरह है उससे दूर है। तो लालू प्रसाद में ये क्षमता है। देखा था जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पटना आई थी, तो लालू प्रसाद यादव के चरण छूकर के आशीर्वाद लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बात का संकेत है कि लालू प्रसाद की स्वीकार्यता और सम्मान सभी दलों में। तो लालू प्रसाद में ये क्षमता है कि जो लोग अभी रूठे हुए हैं या जिनका डिमांड अधिक है, जो भी है, सबको वो समझा सकते हैं और सीट शेयरिंग के विवादास्पद मामलों को जो है आराम से सुलझा सकते हैं। तो अभी यही दो नेता हैं जिन पर अगर कल की दिल्ली बैठक में जिम्मेवारी दी जाए तो जो पेंडिंग मामले हैं उसका निपटारा होगा। वक्त कम है और अब इन दल के नेताओं को चुनाव मैदान में उतरना होगा। जो साझा रैली करने की बात कही गई है वो करना होगा, तभी आप चुनौती देने की स्थिति में होंगे। वरना आज की मीटिंग में क्या हुई तो अगली मीटिंग की तारीख तय हो गई। वो जसपाल भट्टी का कॉमेडी शो था, बात यहीं तक रहेगी। धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी। सीधे तौर पर कल जिस प्रकार जो बैठक जो बुलाई गई है दिल्ली में इंडिया गठबंधन की, अगर कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बना देती है, लालू प्रसाद यादव को सीट के बंटवारे के लिए अधिकृत कर सकती है, वैसे में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं बिहार के ये दोनों बड़े चेहरे लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर एक होकर के काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन इनको अधिकृत कर दे आपसी बैरवा बुला करके, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2024 की लड़ाई काफी मुश्किल भरी साबित हो सकती है। वैसे में कल दिल्ली की बैठक में इंडिया गठबंधन से क्या कुछ बातें निकल कर आती है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद जयकृष्ण जी। नमस्ते, धन्यवाद।